Hello friends, welcome to this channel. We have to discuss introduction to criminal laws in India. हमें क्या क्या इसमें समझना होगा कि क्राइम क्या है, कैटेगरीज ऑफ क्राइम क्या है एंड स्टेजेस ऑफ द क्राइम क्या है. सबसे पहले तो अगर ये सर्कल आपका क्राइम है तो इसी में सारे आपके आ जाएंगे. क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी, वाइट कॉलर क्राइम. क्राइम होता क्या है? एनी एक्ट which is unlawful and which is prohibited by law. Prohibited by law, that is crime. Next, अगर हमें ये समझना होगा कि क्राइम अगेंस्ट पर्सन क्या है, जैसे मर्डर का ऑफेंस है, रेप का ऑफेंस है. इसमें क्या होता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी इफेक्ट हो रही है. इस तरह के ऑफेंसेस में इसमें क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है, जैसे थेफ्ट, इस तरह के आर्सन, इस तरह के ऑफेंसेस. नेक्स्ट है क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी. ऐसे ऑफेंसेस जिसमें बॉडी को भी इम्पैक्ट नहीं होता और ना ही आपके पर्सन की प्रॉपर्टी को इफेक्ट होता है. ऐसे ऑफेंसेस जिसमें लेकिन जो कि इलीगल है, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, इलीगल ड्रग का यूज है, इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं ये आपके इसमें आएंगे क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी में. वाइट कॉलर क्राइम कैसे क्राइम होते हैं? ये इस तरह के क्राइम होते हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं और कमिटेड बाय पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस. ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है. ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होते हैं? ऐसे क्राइम कमिटेड बाय स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स टिपिकली इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर्स. इस तरह के क्राइम आपके होंगे ऑर्गेनाइज क्राइम. नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ क्राइम. सबसे पहले हमने क्राइम समझ लिया. अब कोई भी क्राइम होना है तो उसके स्टेजेस क्या है? उसमें 4 स्टेज है, ठीक है. सबसे पहले है आपका इंटेंशन, कि किसी काम को करने से पहले आपकी कोई इंटेंशन है, ठीक है. दूसरा है आपके स्टेज प्रिपरेशन. तीसरी स्टेज है आपकी अटेम्प्ट और चौथी स्टेज आ जाती है, ये वाली पूरी स्टेज है कमीशन ऑफ द क्राइम, ठीक है. क्राइम यहाँ पे फाइनली आपने क्राइम कमिट कर दिया. इंटेंशन, मियर इंटेंशन और मियर प्रिपरेशन से किसी भी बंदे को लाइबल नहीं किया जा सकता, उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती. कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे ए ने क्या किया, इंटेंशन फॉर्म किया कि भाई मैं बी को मर्डर कर दूंगा, तो सिर्फ इंटेंशन फॉर्म किया, उसको पता है अपने मन में वो बात है, तो उसके लिए उसको पनिशमेंट तो मिल नहीं जाएगी. या मैं भी किसी को ऐसे बोल दूं कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इसमें कुछ भी होगा नहीं, ठीक है. मियर इंटेंशन से कल्पेबिलिटी अराइज नहीं होती. नेक्स्ट टर्म है प्रिपरेशन. मान लीजिए ये लेके भी आ गया पॉइजन कि मैं इसको दे दूंगा, तब भी यहाँ पर भी वो लाइबल नहीं होगा. जहां लेकिन उसने अटेम्प्ट कर दिया, अटेम्प्ट मतलब उसने उसको एडमिनिस्टर कर दिया बी को, या फिर उसको मतलब जो पॉइजन है उसको पिला दिया या खाने में मिला के दे दिया, इस तरह का कर दिया, तब वो लाइबल होगा. तो यहाँ पे उसने कमीशन कर दिया, मतलब ऑफेंस कमिट कर दिया, तब वो लाइबल होगा. तो अटेम्प्ट में और कमीशन में फिर उसकी लाइबिलिटी अराइज हो जाती है, लेकिन इन 2 स्टेजेस में उसकी लाइबिलिटी अराइज नहीं होती है. नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, गिल्टी एक्ट एंड गिल्टी माइंड. सबसे पहले तो हमें ये लैटिन मैक्सिम समझना होगा. ये क्या है? एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिट्रिया. इस मैक्सिम का मतलब होता है, यहाँ पे ये देखो जो ये वर्ड है एक्टस, एक्टस के साथ हमेशा रियस आता है और मेंस के साथ री आता है, ठीक है. एक्टस रियस मतलब होता है द फिजिकल कंडक्ट, मतलब जो एक्ट किया है, द गिल्टी एक्ट, ठीक है. ये फिजिकल एलिमेंट हो गया. और ये जो है मेंसरिया है वो मेंटल एक्ट हो गया, द गिल्टी माइंड, ठीक है. अगर कोई भी ऑफेंस किया है उसमें आपका इंटेंशन नहीं है, आपका गिल्टी माइंड नहीं है, मेंसरिया नहीं है, तब तक वो पनिशमेंट आपको नहीं मिलेगी. मान लीजिए ए है, ए के सिर पर गन रख के ये डी पर्सन बोलता है कि तुम बी को मार दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, तो यहाँ ए का कोई इंटेंशन नहीं है बी को मारने का. क्यों? यहाँ पे मेंसरिया मिसिंग है. तो ऐसे केसेस में क्या होगा, उसकी
जो पनिशमेंट होती है उसका कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, मतलब उसको वो उसने ऑफेंस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेंसरिया यहाँ पर है ही नहीं। किसी भी एक्ट में पनिशमेंट तभी मिलेगी जब वहां पर मेंसरिया इन्वॉल्व है। और बस एक ऐसा एक्सेप्शन है इस चीज का, मेंसरिया का, जहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं वहां पे मेंसरिया नहीं देखा जाता। बाकी सारे ऑफेंसेस में मेंसरिया अगर होता है तभी वो पनिशेबल होता है, अदरवाइज नहीं। एक केस है ये, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, 1965 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये जो एमएच जॉर्ज है ये जा रहे थे ज्यूरिक टू मनीला। इनका फ्लाइट में थोड़ी देर का स्टे था बॉम्बे में, ठीक है, बॉम्बे में स्टे था। ये 34 kg गोल्ड इन्होंने कैरी किया हुआ था, जो कि परमिसेबल लिमिट से, इंडिया में जो कि परमिसेबल लिमिट से ज्यादा था, फेरा के अकॉर्डिंग, आरबीआई की रेगुलेशन जो है थी उसके से ज्यादा था। तो यहाँ पर इन्होंने डिफेंस लिया एमएच जॉर्ज ने कि मुझे लॉ नहीं पता था। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपका मेंसरिया नहीं है और लॉ आपको नहीं भी पता था, तब भी ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आपको लॉ नहीं पता। आप फैक्ट का एक्सक्यूज ले सकते हो कि आप फैक्ट नहीं पता, लेकिन लॉ का एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि आपको लॉ नहीं पता। तो कोर्ट ने इसमें इनको लाइबल किया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जैसे मान लीजिए कि जिसमें मेंसरिया नहीं देखा जाता, वो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें आपको मेंसरिया नहीं भी है तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है और क्रिमिनल लॉज क्या क्या है इसमें इंडिया में, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखना होगा कि रिट्रीब्यूशन, ये जो थ्योरीज हैं ये हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनल लॉ में ये देखा रखा है कि रिट्रीब्यूशन थ्योरी है, डिटरेंस थ्योरी है, इनकैपेसिटेशन थ्योरी है, रिहैबिलिटेशन और रिस्टोरेशन। तो ये थ्योरीज क्यों हैं और क्या पर्पस है इनका। सबसे पहले रिट्रीब्यूशन मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने जो हार्म विक्टिम को दिया है उतना ही हार्म आपको भी मिलेगा, मतलब उतनी ही पनिशमेंट अक्यूज को भी मिलेगी। तो ये रिट्रीब्यूशन थ्योरी है। डेटरेंस थ्योरी ये है कि मतलब किसी भी ऑफेंस के लिए इतनी पनिशमेंट दो सो दैट सोसाइटी में भी लोग इससे एग्जाम्पल लें और दोबारा वो ऑफेंस ना करें। डेटरेंस मतलब पेनाल्टी, मतलब पनिशमेंट देना है वहां पे। अब तीसरा आपका है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब कि उसको एक मौका दिया जाए रिफॉर्म होने का। रिहैबिलिटेशन का एम ही है कि ट्रांसफॉर्मिंग एन ऑफेंडर इनटू अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो उसको रिफॉर्म करना, जो अक्यूज है उसको एक चांस देना कि वो एक अच्छा मेंबर बन सके सोसाइटी का। रेस्टोरेशन में क्या है कि ये क्या है, दिस इज अ विक्टिम ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। विक्टिम ओरिएंटेड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है कि मतलब जो भी है कंपनसेशन दे दो विक्टिम को, और जो भी नुकसान हुआ है उसको पूरा भरपाई हो उसकी, विक्टिम का भी जो भी लॉस हुआ है। इनकैपेसिटेशन का क्या मतलब होता है, इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस थ्योरी इज टू सेग्रीगेट द क्रिमिनल्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब जो सारे अक्यूज हैं उनको अलग करो सोसाइटी से, फॉर द क्राइम कमिटेड they suffer a kind of banishment by staying in prisons and in some cases they are also subject to capital punishment। मतलब उनको सोसाइटी से निकाल दो, ये है इस थ्योरी का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्रिमिनल लॉ है क्या। क्रिमिनल लॉ ये आपका आईपीसी जो इंडियन पिनल कोड है वो है। इसमें क्या है, जो सारे ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं, थेफ्ट, मर्डर, ये सारे हैं। तो ये क्रिमिनल लॉ क्या है, आईपीसी से है, आईपीसी ही डिफाइन करता है कि क्रिमिनल लॉ क्या है और किस किस ऑफेंस में क्या क्या पनिशमेंट आपको मिलेगी। और दूसरा क्या है कि एप्रोप्रिएट पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट क्या होगी किसी भी ऑफेंस के लिए। मान लीजिए मर्डर किया है तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, ठीक है। और क्रिमिनल लॉ ये वाला पार्ट भी होता है कि इनका इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कैसे चलेगा, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल किस तरह से होगा ऑफेंसेस का, ये सब कुछ आपका क्रिमिनल लॉ में आता है। नेक्स्ट है हमें
समझना यह है कि सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ, सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है, एक सेकेंड, सोर्सेज ऑफ क्रिमिनल लॉ आपका है इंडियन पिनल कोड 1860, ठीक है, आईपीसी है, आईपीसी से गवर्न होता है। दूसरा आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तीसरा एविडेंस एक्ट है, और चौथा स्पेशल क्रिमिनल लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सबसे पहले तो समझना है कि क्रिमिनल लॉ में 3 आपके स्टैट्यूट हैं, एक तो आईपीसी है 1860, दूसरा सीआरपीसी है, तीसरा एविडेंस एक्ट है, और चौथा ऐसे क्रिमिनल लॉ, स्पेशल क्रिमिनल लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये सारे आपके क्या हैं, क्रिमिनल लॉ हैं। जैसे जो स्पेशल लॉज की बात मैं कर रही हूँ उसमें आते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट और कमीशन ऑफ सती एक्ट एटसेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं स्पेशल क्रिमिनल लॉज हैं। तो ये इन्हीं सब से मिलके पूरा क्रिमिनल लॉ बना है। नेक्स्ट है इंडियन पिनल कोड क्या है, बेसिक एक हमें ओवरव्यू लेना है कि आईपीसी एक्चुअल में है क्या, आईपीसी में क्या क्या पता चलता है। तो आईपीसी में क्या है, टोटल 23 चैप्टर्स हैं और इसमें क्या है, क्राइम अगेंस्ट बॉडी है, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, किडनैपिंग, अबडक्शन, असॉल्ट, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, डकॉइटी, रॉबरी, थेफ्ट, ये सारे क्राइम है। क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर है ना, रॉइट्स है, इकोनॉमिक क्राइम है, चीटिंग, काउंटरफिटिंग, और क्राइम अगेंस्ट विमेन है, रेप, डाउरी, डेथ, क्रुएलिटी, इस तरह के सारे ऑफेंसेस है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन है और अदर क्राइम है, आईपीसी में और भी क्राइम है। तो टोटल आईपीसी में कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर आपके 23 हैं। टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल 511 सेक्शन है। यहाँ जो आपकी बुक है एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है 510, तो हो सकता है ये पुराना एडिशन हो इसमें जिसमें ये 510 लिखा है, लेकिन अभी पूरे आईपीसी में 511 सेक्शंस है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस आपके 511 है, आप चेक भी कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब आपको आईपीसी आपने समझ लिया और अब आपको समझना है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या है। सबसे पहले कि मान लीजिए क्राइम है, कोई भी क्राइम हुआ यहाँ पे, ठीक है, और इसकी क्राइम हो गया, कौन सा क्राइम हो गया, चलिए मान लीजिए मर्डर हुआ। अगर मर्डर हुआ, मर्डर के लिए पनिशमेंट कितनी है, जो भी पनिशमेंट है आपकी 302 में बता रखी है, ठीक है। अब एक चीज समझिए कि अगर ये पनिशमेंट बता दी है तो इस पनिशमेंट को देगा कौन, इसका प्रोसिक्यूशन होगा कैसे। हमने ये तो देख लिया कि मर्डर है और मर्डर के लिए इतनी पनिशमेंट है, या फिर थेफ्ट हुआ है, या फिर रेप हुआ है, तो इस तरह के ऑफेंसेस में, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, कोई भी अक्यूज है किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तो ये आपका सीआरपीसी बताता है। इसीलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भी आपको पता चलता है कि ये भी एक सोर्स है उसका क्रिमिनल लॉ का। सबसे पहले ये समझना होगा कि बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बस एक ही डिफरेंस है, जो मेजर जो डिफरेंस आता है वो ये है कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो अक्यूज है बेल क्लेम करता है एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है, उसका राइट है टू गेट बेल। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्या होता है कि कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा कि बेल ग्रांट करनी है या नहीं। कोर्ट को लगेगा कि बेल देना है, ऐसा ऑफेंस है, और अक्यूज ऐसा है कि भाग नहीं जाएगा, अगर बेल दे दी वापस हियरिंग में आएगा, जब भी बुलाया जाएगा कोर्ट तो कोर्ट बेल दे देगा, अदरवाइज कोर्ट बेल नहीं देगा। दूसरा है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा होता है कि जिसमें एक्यूज के अगेंस्ट विदाउट वारंट पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर सकती है और उसको अरेस्ट कर सकती है। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस ऑफिसर एक्यूज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसको अरेस्ट भी कर सकता है विदाउट वारंट। और नॉन कॉग्निजेबल केसेस में कोर्ट जब ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए और अरेस्ट के लिए, तभी वारंट के साथ ही पुलिस ऑफिसर उसको अक्यूज को अरेस्ट करेगा। ये सारे जो हैं कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में जो डिफरेंस था, बेसिक यही डिफरेंस था। नेक्स्ट है कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, ये कई ऐसे ऑफेंसेस हैं
सीआरपीसी में डिस्क्राइब कर रखे कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल होंगे, कौन से नॉन कंपाउंडेबल होंगे सेक्शन 320 में। और इसका क्या मतलब होता है कि जो है अक्यूज और जो प्रोसिक्यूशन है वो कई ऐसे केसेस में फाइन दे करके ही, जो अक्यूज है फाइन दे करके ही अपनी पनिशमेंट को उसकी सिर्फ पनिशमेंट जो है फाइन में ही कन्वर्ट की जा सकती है। तो ऐसे ऑफेंसेस आपके कंपाउंडेबल हैं। इसका जो एक एग्जांपल है, सबसे सुटेबल एग्जांपल ये समझ लीजिए कि आप बिना टिकट के बस में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, आपने ऑफेंस कमिट किया, लेकिन आप क्या करते हो कि जो टिकट चेक करने वाला है उसको आप फाइन दे देते हो और पनिशमेंट नहीं मिलती। आप अगर वो फाइन ना दो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये एक तरह से एग्जांपल है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस का। जो सीआरपीसी है उसमें जो है 21 ऑफेंसेस मे बी कंपाउंडेड बाय द स्पेसिफाइड एग्रीव्ड पार्टी, मतलब कि जो जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है वही कंपाउंड कर सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। एंड 36 ऐसे ऑफेंसेस हैं कैन बी कंपाउंडेड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब ऐसे जो ऑफेंसेस हैं 21 और 36 तो ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि बिना उसके 36 कैन बी कंपाउंडेड ओनली आफ्टर सिक्योरिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट। इसके लिए परमिशन जरूरी है, परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी। और 21 जो है, जो स्पेसिफाइड विक्टिम है, एग्री पार्टी है, उसके थ्रू ही कंपाउंड हो सकता है। जैसे विक्टिम ने ही कंपाउंड कर लिया विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, ये बता रहे हैं। स्टेजेस इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस। अब ये इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोसिक्यूशन में ऑफेंस का प्रोसिक्यूशन होता कैसे, स्टेजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले आता है आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, फिर ट्रायल आएगा। सबसे पहला स्टेज है आपका इन्वेस्टिगेशन, दूसरा स्टेज है फिर आपका ट्रायल। ट्रायल में भी किस तरह का ट्रायल होगा वो डिपेंड करेगा कि आपने ऑफेंस किस तरह का किया है। अगर ऑफेंस ऐसा है जो कि जिसमें पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा की मिलती है तो वो आपका वारंट ट्रायल हो जाएगा। और जिसमें 2 साल से कम की सजा मिलती है, ऐसा केस है जिसमें आपको 2 साल से कम की पनिशमेंट मिलेगी, तो आपको वो समन केस होगा। और ऐसा जो पिटी ऑफेंस है, बहुत ही छोटा कोई ऑफेंस है, तो ऐसे में समरी ट्रायल होता है। अब क्या है, सबसे पहले कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रायल समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे यहाँ से शुरू हुई, यहाँ एफआईआर लॉन्च हुई, एफआईआर, और यहाँ से पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन कौन स्टार्ट करेगा, पुलिस ऑफिसर। दूसरा फिर आ जाएगा स्टेज, अगर ये चार्जशीट दे देता है, चार्जशीट मतलब पूरे इन्वेस्टिगेशन में सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके चार्जशीट फाइल कर देता है, मजिस्ट्रेट को दे देता है, कोर्ट में दे देता है, तो यहां से जो नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी ट्रायल स्टेज। ठीक है, अब एक चीज ये भी समझना कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर, और ट्रायल कौन करता है, ट्रायल कोर्ट में होता है। ट्रायल में क्या होता है, इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी। ये जो स्टेज होगी ये आपकी ट्रायल स्टेज होगी। अब ट्रायल में क्या क्या होता है, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल पढ़ लिया आपने अभी बताया, वारंट ट्रायल और समरी ट्रायल। ये डिपेंड करेगा आपका कि केस क्या है, किस तरह का आपका ऑफेंस है। अब यहाँ पर समझना होगा कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रायल क्या क्या है। सबसे पहले ट्रायल में जो भी आपका एक्यूज आएगा तो उसमें क्या होगा कि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होंगे, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, और ये जो चार्जेस होंगे ये एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा, चार्जेस को एक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा, जिससे वो, अगर चार्जेस का सबसे बड़ी बात तो ये है कि चार्जेस बनाते क्यों हैं, चार्जेस हम रख क्यों रहे हैं। अगर चार्जेस अगर हम एक्यूज को ना बताएं कि भाई आप पे क्या क्या चार्ज लगे, तो वो अपना डिफेंस नहीं ले पाएगा, तो ये प्रॉपर डिफेंस ले पाए एक्यूज, इसलिए हम चार्जेस को प्रॉपर तरीके से फ्रेम करते हैं और उसको बताते हैं, उसको पढ़ के बताया जाता है कि आप पे ये चार्जेस लगाए, सो दैट वो अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। मान लीजिए आप ही पेपर देने जा रहे हो, आपको सिलेबस ही ना पता हो और ये भी ना पता हो कि किस चीज का टेस्ट होने वाला है,
तो आप क्या करोगे, आप फेल कर जाओगे। इसी तरह से चार्जेस का भी सीन है कि अगर चार्ज आपको बताओगे ही नहीं कि भाई किस सेक्शन में आपको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, चार्जेस आप पे क्या लगे हैं, तो अक्यूज क्या है उस सही से डिफेंस नहीं ले पाएगा। तो चार्जेस फ्रेम हुए, चार्जेस फ्रेम करने के बाद क्या है उसको वो ये पढ़ के सुनाया गया, और यहाँ पर मजिस्ट्रेट पूछेगा कि आप गिल्टी प्लीड करते हो या नहीं। अगर उसने गिल्टी प्लीड कर ली, प्ली ऑफ गिल्ट लेगा, ठीक है, गिल्टी प्लीड कर लिया और गिल्टी प्लीड यहाँ पर नहीं किया। गिल्टी प्लीड करने का क्या मतलब है, प्ली ऑफ गिल्ट का मतलब है कि उसने कहा कि भाई मैं अपने डिफेंस में ट्रायल में पार्ट ही नहीं लूंगा, मतलब मैं अपना डिफेंस ही नहीं करूंगा, तब भी कोर्ट में कन्विक्ट या में एक्विट। कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि यहीं पे उसको अक्यूट कर दे। अगर प्ली ऑफ गिल्ट मान लेता है कि हाँ भाई मेरी गलती है, तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि आगे ट्रायल स्टार्ट करे या ना करे। यहाँ पे वर्ड में यूज है, तो ऐसा नहीं है यहीं पे ट्रायल खत्म हो जाता है। और प्ली ऑफ गिल्ट अगर उसने नहीं लिया, कहा कि नहीं मैं ट्रायल में पार्टिसिपेट करूंगा, तब तो प्रॉपर तरीके से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। फिर ट्रायल जैसे स्टार्ट होगा तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज क्या आएगी, ये आपका आ जाएगा सबसे पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस। प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ जाएगा। प्रोसिक्यूशन से कोर्ट बोलेगा कि अपने एविडेंसेस लाओ और अपने विटनेसेस लाओ। तो प्रोसिक्यूशन क्या करेगा, अपने विटनेसेस को बुलाएगा, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा, मतलब उनको कोर्ट में इंट्रोड्यूस करेगा। जब इनके एविडेंसेस को देख करके कोर्ट को ये लगेगा कि हाँ यहाँ पर कोई केस बन रहा है, प्राइमा फेसी केस बन रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, आगे प्रोसीड करेगा, वरना कोर्ट को है उसको अक्यूज को एक्विट भी कर सकता है या उसको छोड़ सकता है। अगर चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं तब कोर्ट एक्यूज को छोड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे, उस के लिए टेक्निकल वर्ड होगा एक्विटल। और अगर चार्जेस फ्रेम नहीं है, उसके पहले ही प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस को देख के कोर्ट को यह लगता है कि नहीं यहाँ पे कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं बनता, तो उसमें अगर अक्यूज को छोड़ा जाएगा तो वो उसको बोलेंगे डिस्चार्ज, तो वहां पे डिस्चार्ज होगा। लेकिन अगर चार्ज फ्रेम कर दिया गया तब तो उस चीज को बोलेंगे कि एक्विटल हुआ, अक्यूज का एक्विटल हुआ। प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस लाएगा अपने आप यहाँ पे, उसके एविडेंसेस को देख कर कोर्ट फिर अब नेक्स्ट टर्न होगी डिफेंस एविडेंस की। डिफेंस ऑफ एविडेंस की नेक्स्ट स्टेज होगी आर्ग्यूमेंट की, ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट स्टेज होगी। और यहाँ पर क्या करेगा, फिर प्रोसिक्यूशन अपना यहाँ पे सारा जो केस है वो सम अप करेगा, और उसके बाद होगा जजमेंट स्टेज। ये जो स्टेज होगी ये जजमेंट की होगी। कोर्ट यहाँ पे जजमेंट देगा, यहाँ पे जो भी एक्यूज का होता है ये हमेशा एक्विटल होगा, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्विटल। अगर मान लीजिए वो एक्विट होता है तो एविडेंसेस ऐसे हैं कि उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं बन रहा, तो एक्विटल होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर बिफोर चार्ज फ्रेमिंग उसको हो रहा है, यहाँ पर भी कोर्ट देखेगा उसके एविडेंसेस को प्रोसिक्यूशन के, और यहाँ पर अगर छोड़ देता है उसको, तो ये स्टेज होगी, इसको डिस्चार्ज बोलेंगे, अगर बिफोर चार्ज फ्रेमिंग हो रहा है तो। ये सारे हमने समझ लिए स्टेजेस को, कॉमन फीचर्स ऑफ ट्रायल क्या थे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट क्या है, ये भी आपका क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। इसमें 3 पार्ट में एविडेंस एक्ट डिफाइन है। पहला क्या है, पहला जो पार्ट है इसका ये बताता है कि रेलेवेंट कौन से जो आपके एविडेंस होंगे वो रेलेवेंट होंगे, रेलेवेंसी कैसे चेक होगी, या रेलेवेंट एविडेंस कौन से होंगे। दूसरा पार्ट आपको बताता है कि हाउ द रेलेवेंट फैक्ट आर टू बी प्रूव, किस तरह से उन रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव किया जाएगा। सेकेंड पार्ट आपका ये बता रहा है 56 to 100। थर्ड पार्ट क्या बोलते हैं, बाय होम एंड इन व्हाट मैनर मस्ट द एविडेंस बी प्रोड्यूस्ड, किस तरह से जो एविडेंसेस है उनको आप प्रोड्यूस करोगे कोर्ट में, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, क्या क्या और चीजें होंगी, वो ये सब इसमें आएगा पार्ट 3 में, जो कि आपका सेक्शन 101 to 167 होगा। नेक्स्ट है एविडेंस में एडमिशन और कन्फेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, हम बेसिक डिफरेंस ये समझ लेते हैं कि अगर हम वैन डायग्राम से ड्रॉ करें तो ये कन्फेशन है, आउटर सर्कल आपका जो होगा ये एडमिशन होगा। मतलब ऑल कन्फेशन आर एडमिशन
बट ऑल एडमिशंस आर नॉट कन्फेशन। इसका अगर उल्टा हम बना के देखें कि सारे जो एडमिशंस हैं वो क्या कन्फेशन होंगे, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है और ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। अब देखते हैं, कन्फेशन इज अ स्टेटमेंट मेड बाय एन अक्यूज। कन्फेस कौन करेगा? हमेशा अक्यूज कन्फेस करेगा। एक सेकेंड, एक्यूज जो होगा वो आपका हमेशा कन्फेशन करेगा, ठीक है। एक्यूज पर्सन जो होगा वो कन्फेस करेगा। is sought to be proved against him in criminal proceeding to establish the commission of an offense by him. Admission क्या होता है? Usually relate to civil transaction and comprises all statement amounting to admission defined under section 17. मतलब admission आपका section 17 में define है and made by the person mentioned under section 18, 19, 20. और ये लोग admission कर सकते हैं। Confession if deliberately and voluntarily made may be accepted as conclusive of the matter. Confession अगर voluntary दिया गया है ना तो उसको कंक्लूसिव माना जाता है, ठीक है। पर आपका एडमिशन के साथ ऐसा नहीं है, एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव, ठीक है। बट इट मे ऑपरेट एज एन स्टॉपल, मतलब आपको उस पर स्टॉपल तो अप्लाई करेगा पर ऐसे कंक्लूसिव नहीं है। कन्फेशन ऑलवेज गो अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग, हमेशा जो कन्फेस कर रहा है उसके अगेंस्ट ही कन्फेशन होगा। Admissions may be used on behalf of the person making it under the exception of section 21 of Evidence Act. Confession made by one or two or more accused jointly tried for the same offense can be taken into consideration against the co-accused. मान लीजिए 3 लोगों ने ऑफेंस किया तो एक ने साथ में सेम ऑफेंस किया है और ट्रायल जॉइंट ट्रायल हो रहा है उन लोगों का, किस 3 लोगों का, तो अगर एक ने कुछ भी कन्फेस किया है किसी और के अगेंस्ट भी तो वो उसके अगेंस्ट भी यूज हो सकता है जो बाकी 2 लोग हैं। Admission by one of the several defendant in suit is no evidence against other defendant. Confession is a statement written or oral which is directly admission of the suit, admission of guilt एक तरह से। Admission is statement oral or written which gives inference about the liability of the person making admission. And next है crime under the special and local laws. तो crime जो इसमें है वो भी आपके criminal law के source हैं, ठीक है। जो ये सारे एक्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये भी criminal law के source हैं। इसमें कई सारे लिखे हैं, एक्सरसाइज एक्ट, प्रोहिबिशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक, रेलवे एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। इनकी भी जो प्रोसीडिंग होगी वो आईपीसी की तरह होगी और अगर स्पेसिफिक कोई सेक्शन नहीं दिया है इसमें तो इनकी भी प्रोसीडिंग सीआरपीसी में जिस तरह से प्रोसीडिंग का दिया है प्रोसीजर उस तरह से होगा। ये इस तरह के सती प्रिवेंशन एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट और अदर क्राइम, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, इस तरह के जो हैं ये अदर स्पेशल और लोकल लॉज हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी सजेशन देना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और कुछ भी डाउट हो क्रिमिनल लॉ में या जो भी मैंने अभी जो भी वीडियोस अपलोड करी हैं तो आप कमेंट करके उसको लिख सकते हैं, क्वेश्चंस भेज सकते हैं। मैं इन जो टॉपिक को कवर कर रही हूँ यूनिट 2 के या और भी यूनिट जो कवर करूंगी तो उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बनाऊंगी और ट्रू फॉल्स भी बनाऊंगी सो दैट आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके टॉपिक की। और कुछ भी सजेशन हो आप मुझे दे सकते हैं। अगर आपको कंटेंट लगता है और कुछ इसमें आपको मीनिंगफुल मिलता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।